क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द स्प्लीन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है एक नॉर्मल पर्सन में स्प्लीन पाल्पेट कैसे करेंगे, ये बहुत पूछा जाता है। तो स्प्लीन को पाल्पेट करने के लिए सुपाइन लिटार दो बंदे को, एंड चूंकि हमें एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पाल्पेट करना है तो हिप और नीज उसकी फ्लेक्स करा लोगे तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल थोड़ा सा लूज हो जाएगी, यू कैन इजिली पाल्पेट। हम अपने हाथ को इंडेक्स फिंगर को टुवर्ड्स द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन ले जाएंगे। लेफ्ट कोस्टल मार्जिन के अंदर हम जैसे ही दबाएंगे वी आर रीचिंग इनटू अ स्पेस कॉल्ड ट्रॉबेज स्पेस। So that space between the left costal margin and the stomach, if you move your finger inside the left costal margin, we are actually reaching into the trapeze space. वहां पे हम अपनी उंगली ले जाएंगे, क्योंकि अगर स्प्लीनोमेगाली होगी उसी डायरेक्शन में स्प्लीन आएगी। बिटवीन द स्टमक एंड द कोस्टल मार्जिन ही स्प्लीन बाहर आती है, वही ट्रॉबेज स्पेस है, वहां पे हम उंगली डाल के पाल्पेट करेंगे। अच्छा, अब क्या है कि इस बंदे से कहेंगे कि सांस लो, खींच के सांस, क्योंकि अगर मैसिव स्प्लीनोमेगाली नहीं हुई है यानी कि कोस्टल मार्जिन को क्रॉस करने के लिए स्प्लीन का साइज डबल होना पड़ेगा। इफ स्प्लीन ग्रोज डबल इट्स साइज देन ओनली इट विल क्रॉस द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन। तो यानी कि हमें इजिली पाल्पेबल हो रही है, इसका मतलब बहुत समय गुजर गया स्प्लीनोमेगाली का। और अगर थोड़ा स्प्लीनोमेगाली है वो हमें कोस्टल मार्जिन पे नहीं होगी, उसके लिए हमें अंदर डालना पड़ेगा। लाइक ऐसे पाल्पेट करेंगे, इंडेक्स फिंगर को हम रेडियल साइड से पाल्पेट करेंगे लेफ्ट कोस्टल मार्जिन के डीप जाके ट्रॉबेज स्पेस में, और उसे कहेंगे डीप इंस्पिरेशन। जब वो सांस खींचेगा डायफ्राम नीचे आएगा, स्प्लीन नीचे आएगी, तो हो सकता है कि हमें टच हो अगर स्प्लीनोमेगाली, ठीक। और एक्सपायरेशन में वो फिर वापस चली जाएगी। तो इंस्पिरेशन में अगर स्प्लीन टच हो रही है और एक्सपायरेशन में स्प्लीन टच नहीं हो रही है, that is called Kastel sign. Kastel sign is when you palpating the spleen in the trapeze space. In case of deep inspiration, you will feel the enlarged spleen, but in case of expiratory phase, you will not feel the spleen. That is called Kastel sign. ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ये क्या है, ये चीज पाल्पेशन हो गई, लेकिन साहब ये परकशन भी कर सकते हैं। परकशन में क्या होता है, आप ऐसे डिजिट रखोगे मिडिल फिंगर पे, ये क्लिनिकल पढ़ाया जाता है, रिस्ट पे फ्लेक्शन आएगा, आपको मिडिल फिंगर से आप टैप करोगे, तो ये डलनेस एंड रेजोनेंस का ये भी फैक्टर है। कास्टल साइन एक्चुअली परकशन से ही रिलेटेड क्या है कि अगर इंस्पिरेशन पे इसी पॉइंट पे यानी ट्रॉबेज स्पेस में अगर डलनेस आ रहा है इंस्पिरेशन पे, देन इट इज डल नोट, और एक्सपायरेशन में इट विल बिकम रेजोनेंट, तो दैट इज अ कास्टल साइन, दैट इज कॉल्ड कास्टल साइन। वो परकशन से रिलेटेड है, नॉट फॉर पाल्पेशन, बट परकशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाल्पेशन से एक्चुअली में बहुत डीप जाना पड़ेगा। तो ये सब कब है, जब थोड़ा बहुत स्प्लीनोमेगाली हुई है, मैसिव हो जाएगी तो आपको यानी कि डबल द साइज होगी तो जरूरत ही नहीं है ये सब करने की, वो हाथ रखते ही यहाँ पता चलेगा। 9th रिब का जो टिप है वहां से निकलती है, अम्बलाइकस की तरफ गो करती है, ठीक। अच्छा, एक और बात है कि जब ये मैसिव स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी तो आइडेंटिफाइंग, वैसे तो अंडरस्टूड है कि इधर से ग्रो करती है, लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक नॉचिंग है ये नहीं जाएगी, याद रखना। इवन इन स्प्लीनोमेगाली यू विल फाइंड दिस कैरेक्टरिस्टिक नॉच ऑन पाल्पेशन। यहाँ तक अम्बलाइकस तक भी आ जाएगी, ये नॉचिंग रहेगी, ठीक है। ये भी एक पहचान है व्हाइल पाल्पेटिंग द स्प्लीन इन केस ऑफ स्प्लीनोमेगाली। तो जब यहाँ तक आए हैं हम लोग, इतनी बात कर लिए, तो स्प्लीनोमेगाली के कॉजेज भी रिवाइज कर लेते हैं। तो स्प्लीनोमेगाली चूंकि जैसे पर्पस फंक्शंस बता ही चुके हैं तुमको स्प्लीन के क्या हैं, तो चूंकि इसका एक काम है जैसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी रटे हुए, तो खाली आरबीसी का नहीं, जैसे मैंने बताया ओल्ड इनफिट आरबीसी, सेलुलर डेब्रिस, कार्सिनोमा सेल्स, है ना, तो प्लस आरबीसी का अगर ब्रेकडाउन हो रहा है, जैसे हीमोलिटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ल्यूकीमियाज हो गए, ठीक है, ऐसी कंडीशन जहाँ सेलुलर ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है, हीमोलिसिस ज्यादा हो रही है, ये कार्सिनोमा केस है, उन केसेस ब्लड कैंसर है, तो उस कंडीशन में स्प्लीन बढ़ जाए, स्प्लीन का वर्कलोड बढ़ गया है भाई, उसको ज्यादा से ज्यादा मैक्रोफेजेस से खाना, इतना सारा डेब्रिस आ रहा है, सेलुलर डेब्रिस। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज है कि कभी कभार प्री मेच्योर आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, ठीक है। 120 डेज का लाइफ स्पैन है, लेकिन उससे पहले ही यंग आरबीसीज, प्री मेच्योर आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होने लगे, इसको कहते हैं बंटीज डिजीज, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देयर विल बी अ कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगाली। सो premature destruction of RBCs is Bunty's disease, where there will be a congestive splenomegaly, means spleen में blood भरा, ठीक।
अब एक चीज होती है स्प्लीनोमेगाली की, दैट वाज डेब्रिस वाला सेलुलर हो आरबीसी का। एक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे वायरल हो सकता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, HIV, दीज आर सर्टेन कंडीशन जिसमें स्प्लीनोमेगाली होगी। दूसरी कंडीशन ये होती है बैक्टीरियल, जैसे बैक्टीरियल में एक होती इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, साल्मोनेला टाइफी वाला इन्फेक्शन। दूसरा है सिफिलिस, इसमें भी स्प्लीनोमेगाली होगी। ठीक, अब आता है पैरासिटिक मलेरिया। सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्प्लीनोमेगाली इंडिया में वो है मलेरिया। तो मलेरिया एक वन रीजन हो गया। टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक चीज होती है, ठीक है, इसमें भी स्प्लीनोमेगाली मिल जाएगी आपको। अच्छा, तो ये तो हो गए डेब्रिस वाला, सेलुलर डेब्रिस का कारण बनेगा हीमोलिसिस वगैरह से। दूसरा हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण बता दी। अब एक होता है सिस्टमिक कॉज। सिस्टमिक कॉज वो है, वो रिवर्स, यानी ब्लड वापस आ रहा है, आगे नहीं जा रहा है। वो क्या होता है? लिवर का कॉज, हेपेटिक सिरोसिस, यानी लिवर सिरोसिस हो गया। जैसे एक होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। इन कंडीशंस में भी अगर स्प्लीनिक वेन का ब्लड आगे ही नहीं बढ़ रहा है, पोर्टल वेन से वापस आ रहा है, तो सारा ब्लड वापस स्प्लीन में पहुंच रहा है, तो फिर स्प्लीनोमेगाली, यानी इट कैन बी अ कॉज सेकेंडरी टू द हिपैटोमेगाली। अब वो वायरल हेपेटाइटिस हो, फैटी लिवर डिजीज हो, सिरोसिस हो, यानी पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से भी स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी। ठीक, तो ये सब हो गया स्प्लीनोमेगाली के कॉजेज। स्प्लीनोमेगाली टॉपिक हो गया। अब हम बात करते हैं इसको मेजर कैसे कर सकते हैं। वो फिर आती है बात स्प्लीनिक पंक्चर। स्प्लीनिक पंक्चर यानी स्प्लीन हमारी जो नॉर्मल इंसिटू लोकेशन है वो पीछे है, तो वहां 9, 10 और 11 के बीच में, यानी देयर आर 2 इंटरकॉस्टल 9 and 10 इंटरकॉस्टल स्पेस, किसी में भी हम निडल डाल करके परफोरेट करके स्प्लीन का टिश्यू ले सकते हैं, या उसका इंट्रा स्प्लीनिक प्रेशर ले सकते हैं, या डाई डाल सकते हैं। लेकिन बार बार किताबों में कहीं लिखा रहता है मिड एक्सिलरी लाइन में, तो याद रखना कि मिड एक्सिलरी लाइन में हमारे पास सिर्फ 9th इंटरकॉस्टल स्पेस होगी, 10th इंटरकॉस्टल स्पेस नहीं होगी, बिकॉज दैट इज द लोएस्ट लाइंग रिब इन द मिड एक्सिलरी लाइन। तो वहां पे हम सिर्फ 9th इंटरकॉस्टल स्पेस में ही ड्रिल करेंगे। अब जल्दी से बात करते हैं, हमने यहाँ से जब नीडल डाली इन द 9th इंटरकॉस्टल स्पेस, सबसे पहले स्किन, सुपरफिशियल फाशिया, डीप फाशिया, देन यू हैव लेटिसिमस डॉर्साई, इंटरकॉस्टल मसल्स परफोरेट करेंगे। इंटरकॉस्टल मसल्स परफोरेट करने के बाद पैराइटल प्लूरा, देन प्लूरल कैविटी, देन प्लूरा कवरिंग द डायफ्राम, देन यू विल परफोरेट द डायफ्राम, then you will perforate the parietal peritoneum underlying the diaphragm, then you will reach the greater sac, then the visceral peritoneum covering the spleen, and then you will reach in the splenic parenchyma. ये सारी चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एनेस्थेसिस्ट बन रहे हो ये सारे काम उसमें ही आ जाते हैं, या आप इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट बन रहे हो तो भी पता होनी चाहिए सारी चीजें, लेयर्स परफोरेट कैसे कौन कौन सी होंगी। हम स्प्लीन के अंदर पहुंच गए। अब इंट्रास्प्लीनिक प्रेशर भी हम ले सकते हैं, दैट इज एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक, दूसरा ये है कि हम इसमें डाई इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर डाई इंजेक्ट कर देंगे तो वो पोर्टल सर्कुलेशन में फैल जाएगी और फिर हम इसका स्काईग्राम ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस, पोर्टोसिस्टमिक एनास्टोमोसिस के जो डायलिटेशंस होते हैं, कम्युनिकेशंस होते हैं जो खुल जाते हैं, जैसे कैपिट मेडुसी, इसोफेजियल वायरसेस, इंटरनल हेमोरॉइड्स, ये सारे चैनल्स हमको स्काईग्राम में मिल जाएंगे अगर हम रेडियोपिक डाई इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्प्लीनिक पंक्चर की ये इंपॉर्टेंस होगी। अब हम बात करेंगे स्प्लीनेक्टमी की। तो स्प्लीनेक्टमी जैसे बताया कि स्प्लीन जो है 2 पेडिकल से जुड़ा हुआ है, गैस्ट्रोस्प्लीनिक और लिनोड्यूलर, दोनों को हमें काटना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ स्प्लीनिक आर्टरी वेन लिम्फेटिक्स का कटे तो ठीक है, लेकिन टेल ऑफ पैनक्रियाज एंड द वेसल्स रीचिंग द स्टमक नहीं कट होनी चाहिए। ठीक है, तो स्प्लीनेक्टमी के टाइम इन बातों का ध्यान रखना है। प्लस क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि पार्शियल स्प्लीनेक्टमी भी कर सकते हैं अगर हमें एवास्कुलर जोन्स के बारे में पता है, जो प्लेन्स होते हैं जिसके वजह से सेगमेंट बनते हैं, तो पार्ट ऑफ अ सेगमेंट और अ सेगमेंट कैन बी रिमूव्ड। बेसिकली स्प्लीनेक्टमी कैन बी डन इफ देयर इज अ लोकलाइज्ड फोकल इन्फेक्शन, तो हम पार्शियल स्प्लीनेक्टमी कर सकते हैं। अगर कंप्लीट स्प्लीनेक्टमी करनी है तो ये पेडिकल्स काटते हुए ध्यान रखना है कि स्टमक के लिए कोई ब्लड सप्लाई ना कटे। दूसरी चीज ये है कि स्प्लीनेक्टमी में इम्यून फंक्शन ड्रॉप हो जाएगा एकदम से, क्योंकि ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो हमें क्या करना है, जो स्प्लीनिक टिश्यू हटा दिया है तो हमें इसमें जो नॉर्मल टिश्यू है उसके बहुत माइन्यूट पीसेस काट के छोटे छोटे से वो हम में इम्प्रेगनेट कर देंगे, वहाँ अच्छी ब्लड सप्लाई है, टेकअप हो जाए और बाकी इम्यून फंक्शन का काम, खासतौर से एंटीबॉडी जो सिंथेसिस है वो काम चलता है। ठीक, अब एक चीज आती है कि स्प्लीनिक रप्चर
क्या है कि ये वाला एरिया में हमारी स्प्लीन रखी है। स्प्लीन के आउटर सरफेस तुम देख चुके हो, ये सिर्फ कोस्टल मार्जिन यानी इसके बाहर जो है 9th 10th 11th से। तो अक्सर ऐसा होता है ब्लंट ट्रॉमा, आप बाइक पे थे, कार पे थे, टकराए, उछल के गिरे, टकराए, यहाँ पे धड़ से पीछे से चीज लग गई, टकरा गई, रिब्स फ्रैक्चर हो गए। तो अगर रिब फ्रैक्चर ना भी हुए, क्योंकि रिब में थोड़ी इलास्टिसिटी होती है, लेकिन स्प्लीन रप्चर हो सकता है। स्प्लीन रप्चर का मतलब है स्प्लीन टूट गई, ठीक। अब स्प्लीन टूट जाएगी तो क्या होगा, ब्लड निकल पड़ेगा साथ, फिल्ड विद ब्लड, रेड बल्ब पे ओपन सर्कुलेशन अभी बताया, ठीक है, तो खुल जाएगा ब्लड, बाहर आ जाएगा, पेरिटोनियम में आ जाएगा। दूसरी चीज है पेन होगा, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि अब हमारे पास एक एडवांटेज, वो ये है कि स्प्लीनिक रप्चर को हम सूचर आसानी से कर लेंगे। कैटगट सूचर से जो एरिया टूट गया है उसको हम सूचर करके इसको वापस बैठा के सील कर सकते। उसका एडवांटेज ये है कि दिस टिश्यू इज कंप्लीटली कवर्ड बाय अ विसरल पेरिटोनियम व्हिच इज अ लेयर ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल लाइनिंग। तो सेल्यूलर लाइनिंग की एक मेम्ब्रेन है, तो वो बड़े आसानी से हील हो जाएगी, टेकअप हो जाएगी, क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई खुद होती है, कोई भी सेल्यूलर स्ट्रक्चर। तो बिकॉज ऑफ द सेल्यूलर कैप्सूल इट विल हील वेल। लेकिन इंपॉर्टेंट है, जब हम ये सूचर करेंगे कैटगट से, ठीक है, एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं, वो बाद में उतर जाएंगे, एब्जॉर्बेबल सूचर से भी कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इस जगह को हम एक हीलिंग रैप देंगे। हीलिंग रैप वो होता है, और अगर हम ना भी दें, सर्जरी के थ्रू ना भी दें, नेचर ऑल्सो हैज प्रोवाइडेड दिस प्रोविजन ऑफ गिविंग अ हीलिंग रैप। वो क्या है, पुलिसमैन ऑफ द इंटेस्टाइन, वो इसीलिए है, यानी स्प्लीनिक इन्फेक्शन हो जाए कोई, या स्प्लीनिक ट्रॉमा हो जाए, रप्चर हो जाए, तो ग्रेटर सैक खुद ब खुद ऊपर चढ़ जाएगा और इसको रैप कर देगा। इसीलिए अगर हम ऑपरेटिव प्रोसीजर के थ्रू इसको हम सूचर करके स्प्लीनिक रप्चर को हील करेंगे, तो भी हमें पोर्शन ऑफ द ग्रेटर मोमेंटम उठा के इसके ऊपर रख देंगे, फिर सूचर करते हैं, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई भी मिल जाएगी, इम्यून रैप भी मिल जाएगा, ठीक। यही चीज एपेंडिसाइटिस में भी होता है। एपेंडिसाइटिस में भी ग्रेटर मोमेंटम अपेंडिक्स को रोल कर लेता है।